गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 के तहत जो अध्याय हमने शुरू किया था संस्थाओं का कामकाज, उसके अंतर्गत आज का हमारा विषय है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। अब प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है और मंत्री परिषद का चुनाव कैसे होता है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। यानी हमारे देश के अंदर जो प्रधानमंत्री का जो पद है बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, मतलब हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से अपने वोट के द्वारा प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम सांसद को चुनते हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस पार्टी के सबसे अधिक होते हैं, सांसद सबसे अधिक होते हैं, वो अपने एक नेता को चुनते हैं। और उस नेता जो होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति को उसका नाम देते हैं, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। उसके लिए क्या होगा, जो सांसद हैं, जो लोकसभा के सदस्य हैं, वो अपने एक नेता को चुनेंगे और उस नेता को क्या है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो आप बताएंगे कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। लोकसभा में जिस पार्टी को सबसे अधिक बहुमत होता है, जिस पार्टी की जो सीटें हैं वो आधे से अधिक जो पार्टी सीटें जीतती हैं, तो उस पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। या फिर गठबंधन के नेता, मतलब क्या है, एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता और 2, 3, 4 पार्टियां मिलकर के क्या है, सरकार का निर्माण करती है, तो वो अपने जिस नेता का चुनाव करती है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता, अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता, तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता। प्रधानमंत्री का कार्यकाल है वो तय नहीं होता कि कितने समय के लिए प्रधानमंत्री है वो हुआ है। वह अब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता है। जब तक वो अपनी पार्टी या उस गठबंधन सरकार का नेता है तब तक वो अपने पद पे कायम रह सकता है। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री क्या करता है, पहले ही जो उसके पार्टी के जो बड़े नेता है जो चुनाव जीते हैं, तो उनको वो क्या है, अपने जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको बनाता है। तो मंत्री परिषद का जो चुनाव है वो कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। लेकिन प्रधानमंत्री के जो मंत्री परिषद है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके आधार पे प्रधानमंत्री के सलाह के आधार पर दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, जिसको प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद बोला जाता है। मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल होता है या जिसकी सबसे अधिक सीटें आती हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए वो किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है, बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। वो संसद का सदस्य होना चाहिए। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं हो, लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य चुने जाना जरूरी है। किसी ऐसे व्यक्ति को भी, आमतौर पे तो ऐसे व्यक्ति को ही मंत्री बनाया जाता है जो संसद के किसी भी सदन का हिस्सा हो, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। लेकिन कई बार ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद के किसी भी सदन का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या है,
एक कानून है कि उसको मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य उसको चुना जाना ज़रूरी है, तभी वो अपने मंत्री पद पर रह सकता है। मंत्री परिषद उस निकाय का सरकारी नाम है। मंत्री परिषद किसे कहते हैं कि उस संस्था का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। इसमें अमूमन विभिन्न स्तरों के 60 से 80 मंत्री होते हैं। मतलब ये 60 से 80 जो मंत्री होते हैं, 60 भी हो सकते हैं, इसके 60 से ज़्यादा 80 तक हो सकते हैं। तो इसको मंत्रियों के इस समूह को मंत्री परिषद कहा जाता है। और इन मंत्री परिषद का जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये जो 60 से 80 जो मंत्री हैं इनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। जिस पार्टी की सरकार है जो सत्ता में है या तो उसका नेता होता है, या जो 2 या 2 से अधिक पार्टियों को मिला करके सरकार अगर बनी है तो उस गठबंधन की जो पार्टी है उनके जो वरिष्ठ नेता है वो क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। प्रमुख जो मंत्रालय है, प्रमुख विभाग है इनके पास होते हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, जो विदेश मंत्रालय है, ये इनके पास जो प्रमुख जो विभाग है इनके पास होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्री परिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। ये क्या करते हैं? कैबिनेट मंत्रियों की क्या होती है? मंत्री परिषद के लिए इनकी बैठक है वो होती है। इस तरह कैबिनेट मंत्री परिषद का शीर्ष समूह, जो सबसे ऊपर का जो समूह है मंत्रियों का, इसमें करीब 20 मंत्री होते हैं। तो ये 20 से कम भी हो सकते हैं, 20 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई जो संख्या है वो निश्चित नहीं है। तो इसलिए जो लगभग कितने होते हैं? 20 होते हैं। इनको कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। इस मंत्री परिषद का सबसे जो बड़े मंत्री होते हैं या शीर्ष जो मंत्री होते हैं, सबसे ऊंचे पद पर जो मंत्री होते हैं, इनको कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। और कैबिनेट की ही मीटिंग है वो होती है। जब भी प्रधानमंत्री कोई मीटिंग है वो लेता है तो कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनके साथ ही ये मीटिंग है वो होती है। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री कौन से हैं? अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। छोटे छोटे जो मंत्रालय हैं उनके प्रभारी होते हैं या उनके हेड होते हैं, मुखिया होते हैं। वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। इनको जब आमंत्रित किया जाता है इन बैठकों में हिस्सा लेने के लिए, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए, तभी क्या है यहाँ पर ये इस बैठक में शामिल हो पाते हैं, अन्यथा ये बैठक में शामिल नहीं हो पाते। तीसरा क्या है? राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं। जो अपना अपना जो विभाग है, जो बड़ा जो विभाग है ना, जैसे विदेश मंत्री है ना, तो इनके साथ ये जुड़े होते हैं राज्य मंत्री। ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्री से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं जो शासन के जो कामकाज को चलाने में। चूँकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना क्या होता है? व्यवहारिक होता है। और क्योंकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यवहारिक नहीं है, सारे मंत्री एक जगह इकट्ठा हो किसी बात को लेकर के वो चर्चा करें, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। लिहाजा फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं। तो बड़े फैसले हैं वो कैबिनेट की जो बैठक है, कैबिनेट जो मंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं, उस बैठक में ही जो है बड़े फैसले हैं वो लिए जाते हैं। इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। तो संसदीय लोकतंत्र को कैबिनेट रूप भी कहा जाता है कि यहाँ पे जो कैबिनेट मंत्री हैं वही क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं। कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है। जो मंत्रियों का जो एक ये कैबिनेट मंत्री हैं, एक टीम के रूप में, एक समूह के रूप में काम करते हैं। मंत्रियों की राय और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। तो इनकी जो राय है वो अलग हो सकती है, लेकिन जो फैसला ये कैबिनेट लेगा इनका संयुक्त रूप से वो फैसला होता है। भले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग का हो, लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं। प्रत्येक जो मंत्रालय होता है, जैसे आपका विदेश मंत्रालय है या आपका जो वित्त मंत्रालय है, उनमें क्या होता है? एक पद होता है, क्या होता है? वो सचिव होता है। जो नौकरशाह होते हैं, जो कि क्या होते हैं? उनका चुनाव नहीं होता, क्या होता है? वो नौकरी कर रहे होते हैं।
या वो ऑफिसर होते हैं। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को ज़रूरी सूचना मुहैया कराते हैं कि मंत्री सही फैसला ले सके, उसके लिए सही सूचनाएं उपलब्ध करवाते हैं। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है। उसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल होते हैं, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उसके अंदर शामिल होते हैं, IAS IPS ऑफिसर इसके अंदर शामिल होते हैं, जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं, जो विभिन्न जो मंत्रालय हैं उनके बीच में सामंजस्य या तालमेल स्थापित करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है कि प्रधानमंत्री के अधिकार क्या हैं, कि प्रधानमंत्री क्या क्या काम कर सकता है। संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारों या एक दूसरे से उनके संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है। प्रधानमंत्री के अधिकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से अधिकारों का वो प्रयोग कर सकता है, या मंत्री कौन कौन से अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, इनके बारे में संविधान में ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। मतलब संविधान जो क्या होता है, ये सरकार का प्रमुख होता है और इसके जो अधिकार हैं वो बहुत ही अधिक होते हैं। हमारे देश में सबसे अधिक जो अधिकार हैं वो किसको प्राप्त है, प्रधानमंत्री को प्राप्त है, राष्ट्रपति से भी अधिक। वह कैबिनेट क्या क्या काम करता है, पहला वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनकी जो बैठक होती है उनके अध्यक्ष होते हैं कौन, प्रधानमंत्री, वही उनकी बैठकें बुलाता है, आयोजित करता है। दूसरा क्या है, वह विभिन्न विभागों का कार्य का समन्वय करता है। मतलब विभिन्न विभाग जो होते हैं उनके बीच में जो कार्य है, कार्य का समन्वय करता है, तालमेल करता है। तीसरा क्या है, विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। अगर किसी विभाग के अंदर क्या है, आपस में कोई विवाद है, कोई समस्या है, तो प्रधानमंत्री का जो निर्णय है वो अंतिम माना जाता है। वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी रखता है, वह विभिन्न विभागों की क्या है, निगरानी भी रखता है। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं, सारे जो मंत्री हैं उसी के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम का वितरण और पुनर्वितरण करता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रियों को जो काम है उनका काम बांटता है, अगर सही तरीके से कोई अपना काम नहीं कर रहा है तो दोबारा फिर क्या है, उनका पुनर्वितरण कर सकता है, दोबारा उनको जो काम है वो बांट सकता है। उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है, वो किसी भी मंत्री को उसके पद से उसको हटाने का भी अधिकार होता है, उसके जगह किसी दूसरे मंत्री को क्या है वो विभाग वो दे सकता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। तो प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है किसी कारणवश तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। इस तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्रीय रूप भी कहा जाने लगा है। तो प्रधानमंत्री को हमारे देश के अंदर या संसदीय प्रणाली के अंदर इतने अधिक अधिकार होते हैं कि कभी कभी इस संसदीय प्रणाली को अगर हम प्रधानमंत्रीय रूप भी कहें तो गलत नहीं होगा। राजनीति में राजनीतिक दलों पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है। अब जब क्या है, राजनीति के अंदर जो राजनीतिक दलों और पार्टियों की भूमिका जब बढ़ी है तो उसके साथ साथ प्रधानमंत्री है वो अपनी पूरी पार्टी को, ये जो कैबिनेट के उसके जो मंत्री हैं उन सबको नियंत्रित करने लगा है, वो सभी उसके अंतर्गत रह करके काम करने लगे हैं। मीडिया राजनीति और चुनाव को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके इस रुझान में अपना योगदान करती है। तो मीडिया इसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाती है कि वो राजनीति और चुनाव के बीच में जो पार्टियां हैं और पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके बीच में जो प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन है ना, उसको पेश करती है। तो इस प्रकार क्या है, वो लोगों का जो रुझान है वो किसी भी पार्टी या किसी भी व्यक्ति विशेष की तरफ करती है। भारत में भी हमारे प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी गई है। भारत में भी क्या है, अधिकतर अधिकार क्या है, हमारे प्रधानमंत्री के पास सीमित है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया क्योंकि उनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था। इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व रहे हैं। तो जनता के ऊपर इनका बहुत अधिक प्रभाव था, तो इसलिए इन्होंने अपने अधिकारों का व्यापक इस्तेमाल किया है। जाहिर है कि किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, तो वो व्यक्ति क्या है, अपने अधिकारों का वो कैसे इस्तेमाल करता है, तो ये उस व्यक्ति विशेष के ऊपर भी निर्भर करता है।
लेकिन हाल के वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से, जब से भारत के अंदर गठबंधन सरकार बनने लगी हैं, 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती हैं, प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित हुए हैं। अगर कोई सरकार है, जब गठबंधन सरकार बनती है, मतलब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती है, किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता, आधे से अधिक सीटें लोकसभा के अंदर उसको नहीं मिल पाती, तो उसको दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर के एक सरकार बनानी पड़ती है, जिसको गठबंधन सरकार कहा जाता है ना। का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकते। जो प्रधानमंत्री गठबंधन सरकार का होगा तो वो अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसे फैसले करने की वो कोशिश करता है तो जो दूसरे जो पार्टी के जो सदस्य हैं, जो उसके साथ उस सरकारें मिले हुए हैं, तो क्या है, वो उसको अपना जो समर्थन है वो वापस लेने की धमकी है वो देते हैं। तो इससे प्रधानमंत्री को डर होता है कहीं उसकी सरकार ना गिर जाए, इसलिए क्या है, वो बड़े फैसले नहीं ले पाता है या अपने अधिकारों का व्यापक इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री के जो अधिकार हैं वो क्या क्या हैं और कैसे वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है, कैसे वो अपने सर्वोच्च अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है। अगर जनता के अगर कोई ऐसा व्यक्तित्व है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका जनता के ऊपर प्रभाव है, तो वो क्या है, व्यापक फैसले या बड़े फैसले वो ले सकता है। लेकिन अगर क्या है, गठबंधन सरकार का कोई नेता है और वो प्रधानमंत्री है, गठबंधन सरकार का नेता प्रधानमंत्री है, तो वो अपने अधिकारों का व्यापक इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति क्या होता है और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं, कैसे उनका इस्तेमाल करता है। थैंक यू।